नमस्कार। चाणक्य कोचिंग संस्थान सोनीपत में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो बच्चे एचपीएससी का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा का जो पीजीटी इंटरव्यू है वो देने जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी कुछ दिन बाद ही पोल साइंस का इंटरव्यू है, राजनीति विज्ञान का। तो उसके संदर्भ में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। अंतिम समय है, आप क्या फोकस करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, कि आपकी सीट आपकी पक्की हो जाए। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल जनरल बनता है वो ये है कि फाउंडर फादर यानी फादर ऑफ, हम बातचीत करेंगे कि हु वाज द फादर। फादर हैं आपका पोल साइंस में, फादर ऑफ पोल साइंस ये कौन है। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, कोई भी पूछेगा आपसे, तो इसको आप तैयार करके जाइएगा। फिर उसके बाद आपका मेन चीज़ ये आती है कि और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमसे पूछे जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी टीम में आपका पैनल है उस पैनल में सारे के सारे लोग भारतीय ही हैं। और इंडियन थिंकर आप देखेंगे केवल वो पोल साइंस में नहीं आते हैं कि पोल साइंस का ही विषय हो। वो हिस्ट्री में भी बहुत सारे थिंकर हैं आपके जो आते हैं। और कॉमन थिंकर आपको कई जगह, आपको जैसे सोशोलॉजी में भी मिल जाएंगे, तो फिलोसफी में भी मिल जाएंगे कुछ। तो एक थिंकर आपको कई जगह मिल जाएगा। तो वहाँ एक तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता ही है जो आपका थिंकर पढ़ करके आया है, और दूसरे जो इन जनरल लोग होते हैं, मान लीजिए अगर मैं ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं वहाँ बैठा हूँ, तो मैं क्या आपसे पूछूंगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपका वीडी सावरकर जी के बारे में बताइए, तिलक जी के बारे में बताइए, गांधी जी के बारे में बताइए, नेहरू जी के बारे में बताइए। इन जनरल जो कि एक सामान्य आदमी जानता है, तो आदमी का जो मेंटल स्टेटस है वही ज़्यादा काम करता है। तो आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट वो आपसे पूछेगा सावरकर, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर। तो विनायक दामोदर जो आपका सावरकर जी थे, उनका क्या योगदान है भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में उनका क्या योगदान है। उनके मेन मेन जो पुस्तकें हैं, जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वो कैसे विचारक थे, उनकी समाज को देन क्या है, हम आज उनको क्यों पढ़ें, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी उनका जो रिवाइज सिलेबस डाला गया उसके बारे में है। फिर आपको एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद, ये एक आपका इम्पोर्टेंट एरिया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो नेशनलिस्ट हमारे हुए हैं आपका, चाहे वो तिलक जी हों, एम एन रॉय हों, बाद में जो आपका लेफ्टिस्ट भी रहे, मानवतावादी भी रहे, कई प्रकार के विचारधाराएं वो चेंज करते आए। उसके बाद आप देखेंगे तो गांधी जी बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल, बहुत ही फेवरेट हैं। गांधी जी के बारे में आपसे आधुनिक राजनीतिक जो चिंतक हैं उनसे पक्का पूछेगा, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे आपका जो उन्होंने प्रयोग किए सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन के माध्यम से, या भारत छोड़ो, या उससे पहले सविनय अवज्ञा की बातचीत हम करते हैं, तो तीनों मूवमेंट के बारे में बेसिक पूछ सकता है कि वो क्या देन थी भारत की, उनका ये आज़ादी में योगदान क्या था, गांधी जी का ट्रस्टीशिप के बारे में योगदान क्या है। उसके बाद गांधी जी का कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है। गांधी जी का अगर भारत में कंपैरिजन किसी से पूछता है तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी हैं। अंबेडकर जी हैं आपका, उनसे पूछेगा आपका, मतलब एक वहां से आपका आ सकता है। दूसरा कार्ल मार्क्स, एक यहाँ से आपका आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। मार्क्स के जो विचार हैं आपका, गांधी जी से समानता क्या है, असमानता क्या है, वो बिल्कुल पक्का प्रश्न बनता है। तो ये दोनों से आपका कंपैरिजन पूछेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेहरू जी के बारे में पूछ सकता है, तो परंतु ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है।
तो आधुनिक चिंतक में आप इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। या फिर आपका जो है जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, तो उनसे थोड़ा सा एक हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वहां से आपसे पूछ ले। चौखंबा सिद्धांत है, क्या है चौखंबा सिद्धांत, वो आपसे पूछ ले। तो ये आपको मेन मेन, अगर हम आधुनिक चिंतन की बातचीत करें तो वो आपसे पूछेगा। अब हम बातचीत करते हैं प्राचीन में। प्राचीन में बहुत फेमस है आपका मनु, कौटिल्य यानी कि अर्थशास्त्र, चाणक्य, वो आपसे बहुत पॉसिबिलिटी है। सप्तांग सिद्धांत इसका पूछ लेगा। सप्तांग सिद्धांत बहुत ही फेवरेट है, वर्तमान परिदृश्य में कहाँ तक उपयोगी है वो आपसे पूछ लेगा। तो ये अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर महाभारत या फिर बौद्ध, आपका जो आपका दर्शन है, वहाँ महाभारत या बौद्ध दर्शन में जो राज्य का उद्गम है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टेट का जो कंसेप्ट है यहाँ किस प्रकार का दिया गया है, स्टेट की जिम्मेवारी क्या है, स्टेट कैसे ओरिजिन होता है, वो आपसे पूछ सकता है मनु या अर्थशास्त्र के माध्यम से। उसके साथ साथ अगर हम इसी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है कि इनसे बाहर जाकर के वो पूछे। ठीक है, तो एक एंसेंट से ही आपका जो प्राचीन जिसको हम कहते हैं राजनीतिक विचारक जो है ये आपका मुख्य मुख्य से हैं। अब हम इनसे बाहर आए क्योंकि मैं सारे आपको बताऊं उतना टाइम भी नहीं है, तो अभी मेन मेन हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेस्टर्न पर। वेस्टर्न पर एकदम फिक्स सा है, आपसे वो कहाँ कहाँ से पूछेगा। उदारवाद से पूछेगा तो लोग से पूछ सकता है, मोंटेस्क्यू से, सेपरेट जो आपका करते हैं आपका वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से यानी कि सेपरेशन थ्योरी है, लोक है, मोंटेस्क्यू है, रूसो है, ये आपसे बहुत ही फेवरेट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। रूसो के बाद होब्स है, होब्स भय का शिशु, अराजकता की बातचीत करते हैं, कैसे शक्तिशाली लोकतंत्र की राजतंत्र की बातचीत करते हैं, और कैसे जो है आपका संप्रभु जो है उसको बहुत ही शक्तिशाली बना देते हैं। फिर आपका संप्रभुता के बारे में ही अगर हम आग से आगे देखें तो बोंदा है, फिर आपका ऑस्टिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन की संप्रभुता, बोंदा की संप्रभुता और होब्स की संप्रभुता में क्या डिफरेंस है ये जरूर आप कर लीजिएगा, तो इनमें जरूर आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको अगर हम आगे देखेंगे अरस्तु, अरस्तु प्लेटो, अरस्तु हैं प्लेटो हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका, इनसे जरूर प्रश्न की पॉसिबिलिटी बनेगी। इनमें आपको बहुत एरिया मिलेगा जो आपको क्वेश्चन पूछने का है आपका, कि प्लेटो को कैसे मार्क्सवादी कहा जाता है, कहाँ से मार्क्सवाद का ओरिजिन हुआ था, प्लेटो और आपका मार्क्सवाद में जो हमारे कार्ल मार्क्स है उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों की विचारधारा में, दोनों के समयवाद में क्या डिफरेंस है। अरस्तु हैं, दास प्रथा के बारे में आपसे विचार पूछे जा सकते हैं, इनकी पुस्तकें पूछी जा सकती हैं मेन मेन, क्योंकि ये जर्नल है, बार बार हमारी जुबान पर आते हैं, तो ये आपसे है। फिर आपका बैंथम है, बैंथम का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है उपयोगितावाद, वो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये मात्रात्मक है कि मापा जा सकता है। और फिर है मील, मील का जो उपयोगितावाद है वो है आपका मापा ना जा सके गुणात्मक है। तो यानी कि आप अगर खुश हैं तो ये नहीं बता सकते कितने परसेंट खुश हैं, वो केवल हम अनुभव करते हैं, फील कर सकते हैं, गुणात्मक है, ये मील कहते हैं। और उपयोगितावाद, मील के भारतीय समाज के बारे में विचार पूछे जा सकते हैं, बैंथम के भारतीय समाज के बारे में विचार पूछे जा सकते हैं, मील के महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था, उदार दृष्टिकोण था, वो पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपसे जो है आपका मेन मेन जो एरिया है वो आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपका लास्की है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लास्की आपसे पूछे जा सकते हैं। मैकाइवर है, तो ये जो फिलोसफर हैं आपका लास्की हो या मैकाइवर हो, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी आपका वेस्टर्न थिंकर से पूछने की। तो यहाँ से आप बेसिक बेसिक इनकी बुक्स वगैरह, इनकी आइडियाज़, या मेन मेन एक आध के जैसे हम मील की, बैंथम की, कार्ल मार्क्स की
जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है आपका वेस्टर्न में, तो मार्क्स है, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। मार्क्स के साथ साथ आपको मार्क्सवाद भी पढ़ना है, मार्क्सवाद आपको जरूर देखना है। मार्क्सवाद की तुलना समाजवाद से जरूर करनी है। सोशलिज्म, सोशलिज्म में ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय सोशलिज्म और पाश्चात्य सोशलिज्म, वेस्टर्न सोशलिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है ये जरूर देख लीजिएगा आप, कि भारत में जो समाजवाद आया वो क्या था, और भारत के जो समाजवादी चिंतक थे, जो सोशलिस्ट थे भारत में, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, वो कौन कौन थे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव जी या जेपी नारायण जी, मीनू मसानी। तो ये जो आपका थिंकर थे, आपका खास करके जो समाजवादी हम जिसको कहते हैं, सोशलिस्ट थिंकर थे, और सोशलिज्म के बारे में जो बातें हो रही थी भारतीय सोशलिज्म, वेस्टर्न सोशलिज्म, वो क्या था। या फिर हम ये कहते हैं कि भारत में फैबियन सोशलिज्म आया था, तो वो फैबियन सोशलिज्म क्या था, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेहरू जी फैबियन समाजवादी थे। या फिर हम बात ये करेंगे कि वेस्टर्न समाजवाद ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उसमें सेंट साइमन वगैरह का योगदान क्या था। तो वो जो समाजवादी प्रक्रिया है वो आपको वेस्टर्न से आरंभ करनी है और भारत पे लाके कंपैरिजन करते हुए खत्म करनी है मार्क्सवाद के साथ। तो भारत में जो मार्क्सवाद है आपका, वो क्यों कामयाब नहीं हो पाया, उसको जरूर देखिएगा कि भारतीय परिस्थितियों में मार्क्सवाद और भारत वो क्यों कामयाब नहीं हुआ, क्या एक कारण रहा था कि वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया, तो ये जरूर देख लीजिएगा आप। इसके अलावा पूंजीवाद यानी कि जो सिद्धांत हैं वो आपको, जैसे समाजवाद, पूंजीवाद या गांधीवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये चीजें जरूर आपको देखनी है। उसके अलावा जो आपका करंट अफेयर है, करंट में यूएस इलेक्शन है आपका, उसको जरूर देखिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको जरूर देख के जाइएगा ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये जरूर देखिएगा। इसके केसेस जरूर देखिएगा, सरला मुदगल वाला हो या शाहबानो वाला हो, दोनों केसेस देखिएगा कि क्या थे यूसीसी के केसेस, ये क्यों जरूरी है, सरकार इसके ऊपर क्यों जोर दे रही है। आर्टिकल 370, इसको दोबारा से जेएंडके में आपका विधानसभा में पास किया गया है, पूछ सकता है आपसे कि क्या था, कब हटाया, क्या लागू होना चाहिए, आपको कहना नहीं। सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा सकता है, वो आपको बताना है। इसके अलावा हम बातचीत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। बार बार आजकल कॉन्स्टिट्यूशन का विवाद बहुत हो रहा है कि एक लागू करेंगे, कह रहा हम लागू करेंगे, कह रहा कि हम हटाएंगे, एक दूसरा कह रहा कि वो हटाएंगे, ये हटाएंगे, काफी वाद विवाद है। हमें वाद विवाद पर नहीं जाना है, हमें मेन संविधान दिवस देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन डे देखना है, कब मनाया जाता है, कौन सा है ये, कब लागू हुआ था। फिर उसके बाद संविधान के बाद में हमें प्रियम्बल जरूर याद रखनी है कि प्रियम्बल क्या है, उसमें मेन मेन वर्ड कब आए। 42nd अमेंडमेंट जरूर बताना है कि किसने कितना संविधान चेंज किया, कब संविधान ज्यादा चेंज हुआ, मिनी संविधान भी कहते हैं, उसमें काफी परिवर्तन आए थे। 42nd अमेंडमेंट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मुख्य आर्टिकल संविधान के, जैसे आपका आर्टिकल 1 है, आपका आर्टिकल 3 है स्टेट का जो फॉर्मेशन है, 12 है स्टेट की परिभाषा है, 13 है, या फिर आपका जो है कुछ और आर्टिकल है, जैसे आपका 21 क्या है, या फिर 20 क्या है, 22 क्या है, जो इम्पोर्टेंट है धर्म की स्वतंत्रता के, जो आपका आर्टिकल किस में बताया गया है, वो कुछ मेन मेन जो आर्टिकल्स हैं आपका, उनको जरूर ध्यान रख के जाइएगा, वो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है। या फिर आजकल हमारा इलेक्शन कमीशन काफी न्यूज में रहता है, किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन, कितने आपका इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, अपॉइंटमेंट कौन करता है। या हाल ही में आपका हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी अपॉइंट हुए हैं संजीव खन्ना जी 51 में, तो वो कौन है, कौन से नंबर के बने हैं, कौन इनसे पहले हटा है, कुछ लैंडमार्क डिसीजन उनके जो अभी रिटायर्ड हुए हैं उनके कौन कौन से थे आपका, और अभी हाल ही में कौन है, हरियाणा से कौन
जैसे सूर्यकांत शर्मा जी हैं आपका आदरणीय, वो आपका चीफ जस्टिस की रेस में हैं, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटी का ये करंट अफेयर भारत के संदर्भ में। फिर आपको कवाड पूछा जा सकता है आपका संस्थाओं के संदर्भ में। फिर आपसे ब्रिक्स जरूर पूछा जा सकता है। मोदी जी अभी कहाँ कहाँ दौरे पर गए थे वो पूछ सकते हैं। मोदी जी की विदेश नीति कैसी रही है, तो आपको पॉजिटिव ही बताना है। भारत वैश्विक स्तर पर स्थापित हो रहा है। रूस ने भी अभी कहा है कि भारत वैश्विक महापावर है। रूस यूक्रेन इशू को भी जरूर आप ध्यान रख के जाइएगा। या फिर आपका मिडल ईस्ट में जो इजराइल, ईरान या बाकी देशों का जो संघर्ष चला हुआ है, हिजबुल्ला वगैरह का, लेबनान वगैरह का जो संघर्ष है आपका, हमास का, हमास क्या है, हिजबुल्ला क्या है, ये चीज़ें आप जरूर देख करके जाइएगा। ये फिर आपका जो है, जो ये जी आपका देश है, G5, G7 या P5, तो ये आपको जो है जरूर ध्यान रखिएगा। कनाडा के साथ हमारा एक पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, आपका कूटनीतिक संबंध है वो काफ़ी अच्छी दशा में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है। तो वो ध्यान रखिएगा कि वहाँ के पीएम कौन है, हमारे विदेश मंत्री कौन है, क्या इशू था। और आपको भारत सरकार का ही फेवर करना है कि भारत सरकार कह रही खालिस्तान को ख़त्म किया जाए, और सरकार वहाँ की उस मामले में असफल साबित हुई है। तो खालिस्तान क्या है, कब इसकी मांग उठी, तो वो चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। तो ये मेन मेन आपका इश्यूज थे, मेन मेन क्वेश्चन थे जो आपको, वैसे तो इनका कोई एंड है नहीं, बट अभी टाइम कम है, तो इन विषय पर जरूर आपको ध्यान रख के जाना है। लास्ट में भारत एक वैश्विक महाशक्ति 2047 तक कैसे बन सकता है, या फिर आपको अपार आईडी क्या है जो हाल ही में बच्चों के लिए बन रही है, तो ये अपार आईडी वगैरह, इसके लिए एक आइडेंटिटी बनाई जाएगी बच्चों की। वन नेशन वन आइडेंटिटी आपकी बातचीत हो रही है। डिजिटल आपका जो डिजी लॉकर वगैरह होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं, वो बनाया जाएगा इसके माध्यम से। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको पोल साइंस में जरूर ध्यान होने चाहिए। जरूर टॉपिक मैंने जो बताए हैं, क्वेश्चन सिर्फ बताए मैंने, उनके आंसर नहीं बताए। और ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पूछना है तो चाणक्य कोचिंग है आपकी, आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा जानना है तो आप विकास सर हैं, वहाँ उनसे जुड़ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। तो आपको मैं जो सेवाएं हैं हमारी एज ए टीचर जो है आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, कि बच्चों को एक ऐसी गाइडेंस जो यूट्यूब पर है आपका वो निःशुल्क मिलती रहे, ताकि बच्चों को लाभ उसका हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो हरियाणा सरकार का एक इनिशिएटिव है कि हम जो है बच्चों को फेयर सिलेक्शन दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, योग्य बच्चे जो है उस मुहिम का, सरकार की मुहिम का लाभ उठा सकें, कि हरियाणा को जो है हमें एक सबसे हमारे शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा था कि हमें हरियाणा को जो है आपका शिक्षित राज्य बनाना है, सबसे आगे बनाना है, नंबर 1 बनाना है। जो सरकार की अप्रोच भी रही है कि विकसित हरियाणा, तेज गति से आपका विकास करता हुआ हरियाणा, तो उसी में शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसी में हम भी एक मुहिम चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे सेंटर से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों, और वो यूट्यूब वगैरह से जो भी आपको माध्यम मिलता है, चाणक्य कोचिंग से जुड़िए और उसका लाभ उठाइए, ताकि हम सरकार की मुहिम को सफल बना सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच लेक्चर को देखने के लिए। और सब्सक्राइब वगैरह जो भी चीज़ें हैं बेसिक, वो आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो समय समय पे मिल सकें चाणक्य कोचिंग संस्थान की ओर से। आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच, मिलते हैं फिर।